हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंसिंग सीख ली थी, उसके हमने जो 10 क्वेश्चंस दिए थे उनका होमवर्क भी हमने डिस्कस कर लिया था, सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में है हमारा पहला है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है, मान लो कोई भी अगर आपने सिंपल सी केमिकल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब उस रिएक्शन से, अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन हुई है ये हर चीज़ हमें नहीं बता रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट है ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, हमें नहीं पता। ठीक है, ना ही इस प्रोडक्ट का पता हमें ये किस फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपने आप से मेंशन करना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन हमें अपने आप नहीं बताएगी, हमें इसको इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ता है। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये जस्ट क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन को देख के आप ये नहीं बता सकते हाइड्रोजन की स्टेट क्या है, क्लोरीन की स्टेट क्या है, या HCl की स्टेट क्या है। तो आपको खुद से इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ता है, और कभी भी आप एग्जाम में लिख के आओगे तो इसको इन्फॉर्मेटिव बना के आओगे, मीन्स इसकी आपको स्टेट लिखनी पड़ेगी। दूसरा चीज़, ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेल अबाउट द रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। भैया ये जो रिएक्शन हुई है, अब किसी ना किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होगा, किस प्रेशर पे हुई है, क्या इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें अब हमें नहीं पता चलता। दूसरा कि इस रिएक्शन में ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। क्या आप यहाँ से आप इसको देख के बता सकते हो कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी नहीं हम बता सकते। ना ही ये बताता कि ये रिएक्शन कितनी जल्दी हुई है, मतलब टाइम कितना लगा है इस रिएक्शन को होने में, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हुई है या रिएक्शन काफ़ी स्लो है। ठीक है, ये भी नहीं बताता कि ये पूरी रिएक्शन हो भी गई है या नहीं, कहीं बीच में तो नहीं रुक गई। ठीक है, क्या यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हो सकता है रिएक्शन बीच में रुक जाए कहीं पे। तो इन सब चीज़ों का हमें पता नहीं चलता। एसिड के केस में नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। एसिड के केस में देखो, ये हमें रिएक्शन ये भी नहीं बताती कि जो आपने एसिड यूज़ किया है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में किया है या डाइल्यूटेड फॉर्म में किया है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी तरफ से क्या करनी पड़ती हैं, मेंशन करनी पड़ती है। केमिकल इक्वेशन आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाती। ठीक है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसका टेम्परेचर है, ये सब नहीं दिखाया जाता एक केमिकल इक्वेशन में। सिंपल ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये कुछ नहीं बता रही। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाओगे, इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, देखो हमने कुछ कुछ चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, जैसे फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे मेंशन कैसे करनी है, मान लो अगर H2 लिखा था तो उसके ब्रैकेट में आप क्या करोगे, उसकी फिजिकल स्टेट लिख दोगे। H2 के ब्रैकेट में क्या कर दोगे, आप उसकी फिजिकल स्टेट लिख दोगे, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस की फॉर्म में है, कैसे है। तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, S। लिक्विड है L, गैस की फॉर्म में है तो G लगा देते हैं, या फिर एक अपवर्ड एरो भी हम शो कर देते हैं। ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी। अगर कोई चीज़ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको जस्ट क्या लिखो, PPT लिखो ब्रैकेट डाल के, और या फिर क्या करो, डाउनवर्ड एरो से उसको शो कर दो, डाउनवर्ड एरो से शो कर दो। कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपका वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो ब्रैकेट में आप AQ लिखोगे। अगर नहीं है और कोई सॉल्वेंट है, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन एक्वस।
नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो आप ब्रैकेट में नॉन AQ लिखोगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। दूसरा, जैसे आप ऑप्टिमम कंडीशंस दिखा सकते हो। आप ऑप्टिमम कंडीशंस दिखा सकते हो, मींस जो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट बनने में वो रिएक्शन जो आपने कराई वो किस टेम्परेचर पे कराई, क्या प्रेशर था उस टाइम पे, ठीक है, और आपने क्या कैटलिस्ट यूज़ किया। ये तीनों चीज़ें आप क्या कर सकते हो, खुद शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, N2 plus H2 gives NH3। पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस कर लेना, तो बैलेंसिंग आपने सीख ली है। सेकेंड चीज़, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने पहले देखा कि हमें ना फिजिकल स्टेट क्या करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। आप फिजिकल स्टेट्स क्या करो, इनकी लिखो। जैसे N2 है, अब आपको नहीं पता चलेंगी तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रिएक्शन में क्या चीज़ किस फिजिकल स्टेट में होती है। ये गैस की फॉर्म में है, यहाँ पे ये गैस की फॉर्म में है, और ये भी क्या है, गैस की फॉर्म में। तो हमने इसको पहला काम क्या कर दिया, इसकी फिजिकल स्टेट्स लिख दी हैं, बैलेंस है ये, फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दी। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसे ऑप्टिमम कंडीशन है इसको लिखनी है, मीन्स इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इक्वेशन है ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है अंडर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है आयरन। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है, आई गेस आपको पता हो। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट देखो एक सब्सटेंस होता है जो आपकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। रेट कहने का मतलब उसकी स्पीड, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अपने आप इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। मतलब जैसा आपने डाला था, जितना आपने डाला था, वैसे का वैसा ही आप अनइफेक्टेड आप इसको क्या कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कैटलिस्ट की रेट को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इन द रिएक्शन। खुद रिएक्शन में ये पार्ट नहीं लेगा, ठीक है, ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, बट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। अब ऐसे कैटलिस्ट जो आपकी स्पीड को, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दें, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ऐसे कैटलिस्ट जो स्पीड को डिक्रीज कर दें, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। उन्हें बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, और कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, आप हीट एक्सचेंज दिखा सकते हो, ठीक है। आप किसी रिएक्शन में हीट चेंज जो हुआ है वो दिखा सकते हो। हीट चेंजेस मीन्स आप दिखा सकते हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हीट चेंजेस पे बेसिस पे हमने देखा था कि रिएक्शन क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे,
रिएक्टेंट जो भी होगा और प्रोडक्ट के साथ आप क्या लिख दोगे, हीट लिख दोगे। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा, कोई भी पढ़ने वाला होगा, ठीक है, आपकी शीट पढ़ के ये पता कर सकता है कि हाँ बच्चे को पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक मुझे दिखाना कैसे है। ठीक है, आप प्रोडक्ट साइड पे क्या कर दोगे, हीट लिख दोगे। अगर वैसे ही एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे क्या कर देना, हीट लिख देना है। मीन्स इसमें हीट एब्जॉर्ब होएगी, रिएक्टेंट हीट कंज्यूम करेगा, तो रिएक्टेंट के साथ हमने क्या लगा दिया, हीट लगा दिया। और क्या तरीका था, मीन्स कंसंट्रेशन नहीं हमें पता चलती थी, तो एसिड के केस में हम कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसिड आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया है, तो आप उसके साथ शॉर्ट में CONC लिख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा वो एसिड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अगर वो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया है तो आप उसको DIL से शो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। अब यहाँ पे मुझे ये DIL लिख के मुझे ये पता चल गया जो मैं H2SO4 यूज़ कर रहा हूँ, अपना जो एसिड यूज़ कर रहा हूँ वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2, और ये जो जिंक सल्फेट बनेगा इसकी स्टेट भी क्या होगी, ये एक्वस होगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ये है जिंक सल्फेट। आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर के साथ हमने कंसंट्रेटेड HNO3 ये हम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसमें निकलेगी और वाटर भी इसमें रिलीज होगा। सबकी हमने स्टेट लिख दी। एसिड के केस में हमने ये भी दिखा दिया कि भैया ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया है या डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया है। अच्छा, ये रिएक्शन को क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को। तो ऐसे हम अपनी रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, हमें अपनी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना होता है। जो भी आप अगर सिंपल आप एक ऐसे रिएक्शन लिख के आ जाते हो, इस रिएक्शन से हमें कुछ नहीं पता चलता, ना स्टेट पता चलती ना कंडीशंस पता चलती, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके फिजिकल स्टेट शो कर सकते हो। अगर आपको ऑप्टिमम कंडीशंस पता है, टेम्परेचर वगैरह पता है, वो आप लिख सकते हो। कैटलिस्ट पता है, उसका लिख दो। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, वो दिखा सकते हो। और एसिड के केस में कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड दिखा के आप एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा इन्फॉर्मेटिव हमें क्यों बनाना पड़ता है। भैया सिंपल से हमें कुछ नहीं पता चलता। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया कि कैसे बैलेंस की जाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाई जाती है, केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन में, ठीक है, रिएक्शन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो अब हम फाइनली अपना ये मेन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जनरली कितने तरह की होती है, ब्रॉडली केमिकल रिएक्शन देखो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली हमने इन 5 तरीकों में ये डिवाइड की है। कॉम्बिनेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन्हीं को हमें 1 बाय 1 करना है, और जैसे ही आपकी ये 5 रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करें। जो रिएक्ट करेगा उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। मतलब ये क्या हो सकते हैं हमारे रिएक्टेंट
टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिससे क्या बनेगा, एक ही कंपाउंड बने, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए प्लस बी गिव्स ए बी, इन दोनों से मिलके क्या बना, एक चीज़ बनी है। तो ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा है अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, हमने दो का एग्जाम्पल लिया, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मतलब ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये हो सकता है एलिमेंट हो, बी भी क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। अगर दोनों ही एलिमेंट हुए तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो देखो कोई कंपाउंड ही होगा, दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो सकता है ए भी क्या हो, कंपाउंड हो, और बी भी क्या हो, कंपाउंड हो, उस केस में कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो सकता है ए एलिमेंट हो ये और बी कंपाउंड हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट है और कंपाउंड है, या ए कंपाउंड होगा और बी क्या होगा, एलिमेंट होगा। मतलब ये दो पॉसिबिलिटी तो सेम है, इन दोनों में तो क्या है, कोई एक एलिमेंट होगा और एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो यही कहने का मतलब है, देखो इसमें और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ, एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के दोनों ही एलिमेंट हो सकता है दोनों के दोनों ही कंपाउंड हो सकता है एक कंपाउंड हो और एक क्या हो, एलिमेंट हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इन तीनों तरीके से देखेंगे कि जब दोनों के दोनों क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, जब दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे, और जब एक कंपाउंड होगा और एक क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, मीन्स एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही टू कंपाउंड 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 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन चीज़ों को हम ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, जो हमने लिया था ए प्लस बी गिव्स ए बी, ए भी क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, और हमारा बी भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, और ये एलिमेंट एलिमेंट आपस में मिलके क्या बना रहे होंगे, एक कंपाउंड बना रहे होंगे। एलिमेंट एलिमेंट मिलके क्या कर रहे होंगे, एक कंपाउंड बना रहे होंगे। तो इसका रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फेमस और आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी इसी रिएक्शन से बनता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप एनसीईआरटी खोलेंगे, इन टेक्स्ट में शायद आपको यही क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि मैग्नीशियम रिबन जब भी बर्न किया जाता है तो उससे पहले उसको क्लीन किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी आपको यहीं से मिलने वाला है। तो जैसे रिएक्शन है Mg मैग्नीशियम, सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम रिबन आप लोगे, यहाँ पे उसको आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, मतलब बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी किस फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, जनरली लेयर बन जाती है जब इसको आप गर्म करोगे, ठीक है। तो ये पाउडर की तरह क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे क्लास में क्या करूँ, रिएक्शन ऐसे ही लिख दूँ, बैलेंस ना करूँ, तो आपके नोट्स जो डाउनलोड होंगे ऑब्वियसली उसमें बैलेंसिंग नहीं होगी। बट आप अगर वो कॉपी पे बना रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो कॉपी पे उन रिएक्शंस की, तो वो रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी।
वो रिएक्शंस क्या करनी पड़ेंगी, आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो इसमें देखो ये भी क्या है, हमारा एलिमेंट है, Mg भी क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट एलिमेंट मिल के क्या करा है, एक कंपाउंड बनाया है। तो ये क्या थी हमारी एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी में क्या क्वेश्चन आता है, जो आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी, वाई शुड a magnesium ribbon why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखो जब आप एक मैग्नीशियम रिबन लोगे, आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया और जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, मीन्स एयर की प्रेजेंस में आप रख देते हो, कमरे में रखते हो, कहीं से भी लेके आए हो, बाहर एनवायरनमेंट में रखते हो, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी की लेयर क्या होती है, वाइट कलर की लेयर इस पे क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, एक लेयर बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये तो था मेरा मैग्नीशियम रिबन, उस पे ये क्या बन गई, एक लेयर बन गई MgO की। अब ये जो लेयर है ना, ये जब आप इसको जलाना चाहोगे, आप इसको जलाओगे तो ये लेयर इसको जलने नहीं देगी। ठीक है, ये लेयर इसको जलने नहीं देगी, ये क्या करेगी, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हिंडर्स इन बर्निंग, ये इसको जलने नहीं देगी। तो इस लेयर को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सो दिस लेयर इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एमरी पेपर ले लो, आप सैंड पेपर ले लो और उससे क्या कर दो, इस लेयर को आप रिमूव कर दो। आप मार्केट से मैग्नीशियम रिबन ले आओ, ठीक है, उसको जलाओगे तो वो पूरा अच्छे से जलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, इसको क्लीन करना पड़ेगा। वो क्लीन करके हम कर क्या रहे हैं, इस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं, ताकि ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का सरफेस जो है वो बाहर आ सके और वो क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, वो उसे हम जला सकें। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और इसमें जो एक चीज़ और, जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये ना बहुत ही ज़्यादा तेज वाइट कलर की फ्लेम्स के साथ जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब भी आपका जलता है, फॉर एग्जांपल 2Mgs प्लस O2 2MgO, ठीक है, यहाँ पे इसकी भी स्टेट लिखनी है, इसकी स्टेट लिख देते हैं। और ये तो क्या है, सॉलिड में एज अ पाउडर की फॉर्म में आपका आता है, वाइट कलर का पाउडर, सो लिख देते हैं। जब ये जलेगा तो ये वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा, प्लस बहुत ही ज़्यादा क्या निकलती है, लाइट, मतलब इसे हम कहते हैं कि ये डेजलिंग वाइट फ्लेम्स के साथ क्या करता है, बर्न करता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपके ना आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इन हिंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपको याद रखना है, जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम एक डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरह क्या करता है, बर्न करता है। इसमें से एक बहुत ही तीखी वाइट कलर की रोशनी दिखती है। अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हो अपनी आँखों से, मतलब आप बहुत ही क्लोजली उसको देख पाओगे, तो कई बार ऐसा होगा आप कुछ सेकंड के लिए और कुछ नहीं देख पाओगे, आपकी आंखें ना, ठीक है, इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी इसमें जाएगी कि और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करो, जैसे मार्केट से लाके अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते भी हो,
तो एक ब्लैक कलर का चश्मा आप ज़रूर लगा लेना, ताकि आपकी आंखों पे इतना इफ़ेक्ट ना हो। आंखों की प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पे चश्मा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो लाइट होती है ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। क्लियर है? तो अभी ये एक हिंट है कि मैग्नीशियम क्या होता है, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये आगे आपका यूज़ होगा, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में भी आपको कंपाउंड पहचानना आता है, और ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तभी आप कंपाउंड को पहचान पाओगे। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद, मैग्नीशियम लिख लेना, रिबन हटाना है हटा देना। मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। बहुत ही तेज होती है ये, आंखों को आपको इसके प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिंपल कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। वाटर की आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बनाएंगे। बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस देखो, बैलेंस आपको करनी है। ठीक है। सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। और अच्छा, एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी Cl2 आएगा, यहाँ पे ये बनेगा HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन ना इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है, कि आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से क्या कर लोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लोगे, और इस गैस को फिर वाटर में डिसोल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया जाता है। ठीक है। द HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म बोल देते हैं, formed in this reaction is dissolved in water to give hydrochloric acid. To give hydrochloric acid। तो आपसे अगर पूछ ले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो ये रिएक्शन भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। तो चलो, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख ली, उसके एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी देख लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पे A+B, जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की थी, A+B गिव्स AB। तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, ये A भी क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, और B भी क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड ही मिलेगा। इस बार मीन्स क्या हो रहा है, एलिमेंट्स नहीं कंबाइन कर रहे, इस बार हमारे कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और कंपाउंड्स के कंबाइन होने से एक और नया कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। अब ये क्विकलाइम क्या होता है, देखो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ
कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। अच्छा, इसको बर्न्ट लाइम भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्न्ट लाइम। तो हमें रिएक्शन करानी है क्विक लाइम की वाटर के साथ। तो चलिए, क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर लेना है लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ से हमारा क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन ना हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार इस रिएक्शन का यूज़ भी होगा, ठीक है। और आपके घरों में भी ये रिएक्शन ही होती है, मतलब आप जब वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराने से पहले वाइट वॉश जब कराया जाता है तो उसमें यही रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारी चल रही होती है। अब यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस फॉर्म में होगा? ये एक्वस फॉर्म में होगा। देखो, डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है मैं उसके बेसिस पे चल रहा हूँ। हालांकि पहले ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, सॉलिड को फिर हम वाटर के फॉर्म में बना के फिर इसको क्या करते हैं? एक्वस फॉर्म में लेके आते हैं, जिसे हम लाइम वाटर या लाइम वॉश बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि कैल्शियम, एक होता है स्लेक लाइम, और एक होता है लाइम वॉश या लाइम वाटर। अब ये दोनों के दोनों होते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर वो सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो हम उसे बोल देते हैं स्लेक लाइम। इसी में आप क्या कर दो? पानी मिला दो, सॉलिड फॉर्म में क्या कर दो? पानी मिला दो, तो उससे आपका क्या बन जाता है? ये लाइम वाटर बन जाता है। इसमें आपको क्या करना है? जस्ट पानी ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? पानी ऐड करके लाइम वाटर बन जाएगा। देखो, एनसीईआरटी में यहीं पे क्या लिखा हुआ है? सीधा सीधा एक्वस लिखा हुआ है, और इसी को क्या बोला हुआ है? स्लेक लाइम बोला हुआ है। तो मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से ये रिएक्शन लिख दी है, आप भी यही लिखाओ, पेपर में कोई गलत नहीं होगा। लेकिन स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो स्लेक लाइम होता है, और उसमें पानी मिला दो, एक्वस फॉर्म में बन जाएगा, और वो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइम वॉश बोलते हैं। अब इस रिएक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो क्या है? इसकी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर घर में कभी आपने देखा हो वाइट वॉश के टाइम पे, ठीक है, कट्टा आता है और उसमें पानी मिलाया जाता है, एकदम बबल से फॉर्म हो जाते हैं, काफ़ी फास्ट ये क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है? ये आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है, या हिंट दे दिया जाता है कि ऐसे ऐसे कोई रिएक्शन होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? तो पहली ये रिएक्शन काफ़ी वाइग्रस होती है। ये रिएक्शन क्या होती है? काफ़ी वाइग्रस होती है। वाइग्रस कहने का मतलब बहुत फास्ट होती है। दूसरा, ये चीज़ एक्सोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है? रिलीज होती है इस रिएक्शन में। थर्ड, जब ये रिएक्शन होती है तो हिसिंग साउंड आती है, ठीक है। आप अगर इस रिएक्शन को होते हुए देखोगे, आपने जैसे ही CaO में पानी मिलाया तो उसमें ना आपको हिस की साउंड सी आएगी। वो उसका रीज़न भी क्या होता है? ये जो हीट रिलीज हुई है ना, इससे वाटर क्या होता है? बॉयल होता है, और जैसे ही वो सरफेस वाटर वेपर बन के सरफेस से उड़ना स्टार्ट करता है तो उससे हमें हिसिंग साउंड आती है, ठीक है। और फिर बाद में जो आपका वाइट वॉश होता है ना, वो भी बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बन गया आपका? CaOH ट्वाइस बन गया। इसी को आपके क्या कर देते हैं? ये लाइम वॉश कर दिया जाता है, आपकी दीवारों पे ये लगा दिया जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको वाइट वॉश, अब आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके घरों में ये वॉल पुट्टी कर दी जाती है, वाइट वॉश किया जाता है,
इसमें होता क्या है, COH ट्वाइस। जिस दिन आपका हो गया उस दिन आपकी दीवारों में कोई भी शाइनिंग नहीं आती है, दीवारें नहीं चमकती हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, लाइम वॉश। अब 2-3 दिन के बाद क्या आती है, उसमें चमक आती है। अब ऐसा क्यों होता है, जो ये लाइम वॉश है, आपके रूम में जो एयर है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये एक सब्सटेंस बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में पानी भी रिलीज होगा, दीवारें आपको गिल्ली गिल्ली भी लगती हैं, जो बाद में इवेपोरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तभी आपकी दीवारों में क्या आएगी, शाइनिंग आएगी, क्योंकि इसी से क्या होती है, शाइनिंग। यही आपको दीवारों को शाइनिंग देता है। जैसे आपने एग, अंडा देखा है, अंडे की जो वो वाइट कलर की लेयर होती है, वो भी काफ़ी शाइनी सी लगती है दूर से, अगर इसको साफ करके देखो, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, वो जो एग शेल है, वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दीवारों में शाइन 2-3 दिन के बाद क्यों आती है, क्योंकि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है, लाइम वॉश, वो आपके रूम की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और इसी से हमें क्या मिलती है, शाइन मिलती है। दिस प्रोवाइड्स शाइन, शाइनी फिनिश, ऐसे हम बोल देते हैं, शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इसी से हमारी दीवारों में क्या आती है, चमक आती है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख भी देता हूँ, जो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, यही अभी मैंने बताया, आपकी एग शेल्स जो होती हैं वो इसी से बनी होती हैं। इवन जो आपने ब्लैक बोर्ड पे, आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा, ब्लैक बोर्ड अगर आपने देखे हों, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का एक चौक आता है, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। मार्बल्स जो आपके होते हैं वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और भी चलो एग्जांपल देखते हैं हम। ये आपका मेन एग्जांपल था, इस रिएक्शन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और भी रिएक्शन है, जैसे आप ले लेते हैं अमोनिया। ये रिएक्शन भी आपसे पूछी जाती है कि अमोनिया को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl। NH3 क्या होता है, अमोनिया, और ये आपके हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अमोनिया भी यहाँ पे इसकी स्टेट क्या होती है, गैसेस स्टेट में होता है। ये क्या बना आपका, ये बना आपका अमोनियम क्लोराइड। तो अगेन दो कंपाउंड्स ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, तो ये रिएक्शन कैसी है, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और जैसे क्विक लाइम, अब ये भी बता देते हैं कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है। क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए तब भी क्या बन जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। ये आपको पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और इसको आपको जो भी बोलना है लाइमस्टोन, आप जो भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए लास्ट हम चलते हैं अपनी कंपाउंड 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 हो गया, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट होगा और एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2CO + O2 गिव्स 2CO2, एक कंपाउंड है। अच्छा, इसको ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बना इससे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइजनस होती है, हाईली पॉइजनस।
ठीक है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी ये घुल जाती है। ठीक है, कहीं पे चारकोल वगैरह अगर इनकम्प्लीट बर्न हो, मतलब चारकोल अगर आप कहीं पे जला रहे हो, कोयला अगर आप कहीं पे जला रहे हो और वहाँ पे उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आप इनहेल करते हो, ये आपके ब्लड में बहुत जल्दी से घुल जाती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी ये आपके ब्लड में घुलती है। और जैसे ही ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करती है तो एक पॉइजनस कंपाउंड बना लेती है, ठीक है, और उस पॉइजनस कंपाउंड से डेथ हो जाती है। कई बार सर्दियों में ये न्यूज़ भी बहुत आती है कि घरों में भट्ठी जला के कोई सो गया था और सुबह कोई उठ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे कमरे में बंद करके अगर आप भट्ठी जला लोगे तो उसमें क्या होएगा, ऑक्सीजन पूरी तरह से कोयले को नहीं मिल पाएगी, कोयले का इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जो कि हाईली पॉइजनस है। आप सोते सोते उसको इनहेल करेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके वो आपके ब्लड में एक पॉइजनस कंपाउंड बना देगी जिससे आपकी डेथ हो जाती है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सुनने को आती है, तो इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखें। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, ठीक है, कि सर्दियों में वो कमरे के अंदर भट्ठी जला लेते हैं, कमरा बंद कर देते हैं, रात को सो जाते हैं, भैया अगर आपने कमरे के अंदर अगर भट्ठी जलानी भी है तो आपके कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कमरा बंद कर दिया, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, अंदर की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है, तो कोयला इनकम्प्लीट बर्न हो। तो अगर आपके आस पड़ोस में भी ये चीज़ होती है सर्दियों के टाइम पे तो उन्हें भी जाके ज़रूर रोकिएगा। ये बहुत ज़्यादा खबर आती है और आपने अपने बायो में पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारे ब्लड में कार्बन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी घुलती है। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, मान लो 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नो नहीं लिखा है, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें एक क्या है, एक कंपाउंड है और एक क्या है, एलिमेंट है। तो कंपाउंड और एलिमेंट मिलके भी क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक क्या होगा आपका एलिमेंट होगा और एक क्या होगा आपका कंपाउंड होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ख़त्म होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चंस लगाइए, कोई क्वेश्चन का डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए। एनसीईआरटी से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है, और फिर आपका पीवाईक्यू है। ऐसे आप चलेंगे तो आपका सिलेबस बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा और साथ साथ इसको करते रहें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।